वक्त गुजरता जा रहा था। वेदा एक एक कर वो केसेस जो आर्यन ने लिए थे उन्हें सॉल्व करते जा रहे थे। साथ मिलके आर्यन के उन्होंने वापस से अपना नाम वैसे स्टेब्लिश कर लिया था जैसे पहले उनका नाम था। इन सब बातों से WWH तो अनजान था, साथ ही साथ कुछ और लोग भी थे जो अनजान थे। खैर, ज़्यादा जो केसेस थे वो हॉन्टेड हाउस के थे, कोई पोजेशन के थे, कोई ऐसे केसेस नहीं थे जो वेदा आराम से सॉल्व ना कर पाए। ये सारे आम केसेस थे और इस बीच उन्हें लग रहा था कि शायद इस दुनिया से काली शक्तियाँ लगभग जा चुकी हैं, क्योंकि ये जो भी केसेस थे इनमें कोई आत्मा थी जो भटक रही होती, किसी ने कोई काला जादू किया होता। ऐसा कोई केस नहीं आया था जिसमें वेदा को लगा हो कि कोई काली शक्तियों का साया है या दूसरी दुनिया की बुरी ताकत है। पर यह समुद्र में छाई शांति कहीं ना कहीं आने वाले तूफान की एक चेतावनी दे रही थी, जिस सभी के लिए वेदा अनजान से थे। बनारस से वहीं लगभग 800 किलोमीटर दूरी पर उड़ीसा में एक सुनसान गांव, जहां पर ना तो कोई आता था और ना ही कोई रहता था। वहां कुछ गाड़ियां आकर रुकती हैं। ओपन जीप, पुरानी बोलेरो, स्कॉर्पियो बिना नंबर प्लेट की, वो सब वहां पर आकर रुकी। उसमें जो सबसे आगे की ओपन जीप होती है उसमें एक शख्स बैठा हुआ था, हाथों में दुनाली लिए, मोटी मूछें, नाक के पास बड़ा मस्सा और आंखों के ऊपर चोट के निशान, जिसके जख्मों को भरे काफ़ी वक्त हो गया था पर पीछे छोड़ गए थे दाग। वो शख्स जीप से उतरता है और आसपास देखता है। मिट्टी के पुराने घर उस जंगल के बीच में थे, कुछ टूटे थे, कुछ आधे जले हुए थे। जमीन पर थूकते हुए हाथ में पकड़े उस दुनाली को जीप में रख वो बोला, "का रे शामू, तू तो कह रहा था ई जगह भैया बढ़िया रहेगी छुपने के लिए। ई कैसी जगह है, ना आदमी की जात। ये कौन से खंडर में ले आ रहा है तू?" बोलेरो से एक आदमी उतरा, काले कुर्ते पैजामे में, लंबा चौड़ा शरीर, और उसने भी यहाँ वहाँ देखा और कहा, "अरे सरदार, इससे बढ़िया कौनो जगह नहीं है। यहाँ से 40-40 कोस दूर ना तो इंसान है ना इंसान की बस्ती। देखा नहीं कितने मुश्किल से रास्ता मिला। रास्ते में तो झाड़ तक उगाई थी और पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर कोई गांव है या नहीं। वो तो अपना ही टेक्निकल मिंटू है ना, इसने फ़ोन में देखा था तो हम यहाँ पर आए। सरदार, हमने बहुत बड़ा डाका मारा है। ये जो हमने बैंक को लूटा था ना, पुलिस अपने पीछे पड़ी है, खोज रही है हमें। ऐसे में ये जगह छुपने के लिए सबसे बढ़िया है। जब तक केस ठंडा नहीं होता हम तो कहते हैं कि हमें ये छुपे रहना चाहिए। बाकी मनोरंजन की चिंता ना करें, यहीं से 19 किलोमीटर दूर हाईवे पड़ता है। लौंडे जाएंगे और ले आएंगे किसी को।" हंसते हुए उसने जेब से खैनी निकाली और मलते हुए सबको कहा कि गाड़ियां खड़ी कर दो और सामान रखो। ये एक टुकड़ी थी डाकुओं की जो लूटपाट करती थी और हमेशा जगह बदलती रहती थी ताकि कोई इन्हें पकड़ न सके। इस टुकड़ी का सरदार था भीष्मा। जैसा नाम वैसा अस्तित्व। भीष्मा का राइट हैंड था शामू, ताकत का भंडार और हथियार चलाने में माहिर, और बाकी का कुछ अंटर पंटर। सामान सेट करते करते शाम हो गई और अंधेरा होने लगा। एक खुली जगह पर आग जला, वहीं सबका खाना बनने लगा। मांस पक रहा था तो एक तरफ चावल चढ़ा रखे थे। सरदार वहीं आग के पास बैठा हाथ सेक रहा था, जहां दूसरी तरफ शामू सबको ऑर्डर दे रहा था कि किसे क्या करना है, किसे क्या नहीं। कि तभी सरदार ने कहा, "अरे शामू, ठंड बहुत हो रही है, क्या ये आग ही सेकूं?" पर शामू, आग से ये जिस्म की ऊपरी परत तो शांत हो रही है, पर अंदर की नहीं रे। क्या कर रहा है, कर कुछ प्रबंध। हंसता हुआ शामू सरदार के पास आया और बोला, "अरे सरदार, आप चिंता काहे करते? जानते हैं हम आपकी गर्मी के बारे में। पैसों से मानी तो मानी, नहीं तो ज़बरदस्ती ले आएंगे। और जैसे आपको ठंड लग रही है, हम सबको भी तो लग रही है, तो हमें भी तो गर्मी चाहिए।
हाथ में मलता खैनी उसने सरदार की तरफ की। खैनी को दांत में फंसा सरदार बोला, अरे तो साले मुझे अपना झूठा खिलवाएगा क्या? जिस पर शामू खड़ा हुआ और एक दिशा की ओर देखते हुए बोला, अरे नहीं सरदार, पहले तो आप ही रहेंगे, हम सब आपके बाद, पर अगर 2 या 3 मिल गई तो सबका काम हो जाएगा, नहीं तो एक से भी काम चला ही लेंगे। ए सोहन, ये असलम को ले और बलेरो लेकर जा। हाईवे के पास कोई भी लड़की मिले उससे पहले पूछो पैसों पे आए तो आए, नहीं तो हाँ ज़बरदस्ती। और सालों अगर खाली हाथ आए ना तो तुम जानते हो सरदार को इतने भूखे बैठे हैं कि तुम्हें ही खा लेंगे, समझे ना? जाओ। सोहन फटाफट चाबी लेता है और असलम के साथ निकल जाता है उस हाईवे की तरफ। जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए वो दोनों हाईवे के पास पहुंचे। आसपास जंगल था और उसी में ये हाईवे। सोहन ने गाड़ी साइड में लगाई और अपनी जेब से बीड़ी निकालते हुए उसे जलाया और कहा, क्या असलम, लगता है कोई मिलेगा? जिस पर असलम कार से बाहर निकलता है और कहता है, मिले या ना मिले क्या फायदा सोहन, हमें तो सब कुछ खत्म होने के बाद ही मिलना है। सरदार खुद इतना भरा होता कि अधमरी कर देता बेचारे को। 5-6 लड़कियों का कोई टोला मिल जाए ना, बस काम हो जाए अपना। जिस पर सोहन हंसते हुए कार से उतरा। उतनी देर में उन्हें कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा हो गया उनका काम। वो सब सड़क के बीच में आए। दूर से एक कार आ रही थी जिसे उन दोनों ने रुकवाया। उस कार में हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेबी था। वो कार को भगाने की पूरी कोशिश करते पर सोहन और असलम उन्हें रोक ही लेते, ऐसे जैसे ये उनके लिए पहली बार नहीं था। पहले भी उन्होंने बहुत सी ऐसी कारें रोकी हुई थी। असलम ने अंदर झांका तो एक सुंदर सी लड़की लाल साड़ी पहने बैठी हुई थी। सजी हुई पूरी वो काफ़ी प्यारी लग रही थी और उसकी गोद में उसका बेबी था जो इन सब चीज़ों के बीच में उठ गया था। उसके बगल में बैठा उसका हस्बैंड कोट पैंट में था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी शादी या फंक्शन से वापस आ रहे थे। सोहन ने उस आदमी को बाहर निकाला। हमें जाने दीजिए, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दे दूँ ना आपको, बस मेरे परिवार को कुछ मत करिएगा। उसने जेब से कुछ नोट निकाले जिसे असलम ने छीना और हंसते हुए उसके पेट में तेजी से चाकू मारने लगा। ये देख वो लड़की पैनिक हुई और कार से उतरी और भागने लगी। अबे साले असलम, सब्र कर लिया कर, तू पकड़वा कर ही मानेगा। अब देख भाग गई हूँ, जब पकड़ उसे और बैठा गाड़ी में और जा। डालता हूँ इस लाश को गाड़ी में और आता हूँ पीछे पीछे। रायता फैला दिया, समेटने मुझे पड़ेगा और सरदार मेरे पीछे लठ मारेगा वहां जाके। बे ओ असलम, भाग तो रहा है, सुन तो ले, उसका फोन फेंक देना यहीं पर, ठीक है? जिस पर असलम भागते हुए जाता है और उस लड़की को पकड़कर जबरदस्ती बैठाता है और वही सोहन उसके हस्बैंड की लाश को उसी की गाड़ी में डालता है। असलम आगे आगे बलेरो पर जा रहा था और पीछे पीछे सोहन उस लाश को लेकर लाल रंग की होंडा सिटी में, एक बलेरो और उसके पीछे आती लाल रंग की होंडा सिटी तेजी से अपने अड्डे की ओर जा रही थी जहां बैठा सरदार बस आग सेक रहा था और उन दोनों के वापस आने का इंतजार कर रहा था।